स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पादपों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसका नाम है रसारोहण, एसेंट ऑफ सैक। ये हम सभी जानते हैं कि पादप मूल लोमों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। यह हम रसारोहण के संबंध में पढ़ेंगे कि पादपों द्वारा मूल लोमों के द्वारा अवशोषित जल का पादप के शीर्ष भागों में तनु विलयन के रूप में ऊपर दिशी स्थानांतरण की प्रक्रिया को रसारोहण कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, पादपों में मूल लोमों द्वारा अवशोषित जल का पादप के अन्य भागों में ऊपर दिशी स्थानांतरण, यानी मूल लोमों द्वारा जल का अवशोषण हुआ और उस अवशोषित जल का पादप के शीर्ष तक सभी भागों में ऊपर दिशी जो स्थानांतरण है वही कहलाता है रसारोहण, एसेंट ऑफ सैक। इस रसारोहण के संबंध में यदि हम देखें कि रसारोहण का मार्ग क्या होता है, इसको जानने के लिए एक प्रयोग है। और प्रयोग ये है कि किसी भी पादप की जड़ों को काट करके यदि उसे 2-3 घंटे तक सेफ्रेनिन बेरियल में डुबा करके रखा जाए तो ये देखने में आता है कि जब हम पादप के ऊपरी भागों को, यानी उसके पत्तियों में पाई जाने वाली शिराओं का अध्ययन करते हैं तो ये शिराएं लाल रंग की दिखाई देती हैं। उसका रीजन ये है कि जो सेफ्रेनिन है ये जाइलम दृढ़ोतक कोशिकाओं को अवरंजित करती है और जाइलम वाहिनियों में के द्वारा ही ये अवशोषित जल का ऊपर दिशी स्थानांतरण होता है। इससे ये निश्चित हो जाता है कि रसारोहण की क्रिया का जो मार्ग है वो जाइलम वाहिनियां और वाहिनिकाएं हैं। तो ये तो है कि मार्ग कौन सा है, यानी जो पादपों में मूल लोमों द्वारा अवशोषित जल है वो रसारोहण की क्रिया में जाइलम वाहिनियां या वाहिनिकाओं के द्वारा ही शीर्ष में पाए जाने वाले भागों में तनु विलयन के रूप में स्थानांतरित होता है। और यही सिद्ध करने के लिए कि जो जल है ऊपर दिशी स्थानांतरण हो रहा है वो किस मार्ग से होकर जाता है, तो एक पादप जड़ युक्त पादप लेते हैं और उसकी जड़ों को काट करके सेफ्रेनिन के बेल में 3 घंटे तक डुबो देते हैं। और इसके बाद जब हम उसका निरीक्षण करते हैं तो ये पाते हैं कि पादप की पत्तियों में जो शिराएं हैं और उन शिराओं में जो जाइलम दृढ़ोतक है वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि रसारोहण की क्रिया में जो जल का स्थानांतरण है और उसका जो मार्ग है वो जाइलम वाहिनियों के द्वारा ही संपन्न होता है। तो एक संक्षिप्त प्रयोग जो मैंने बताया आपको। इसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे रसारोहण की, मैकेनिज्म क्या है इसकी। तो जो पादपों में रसारोहण की क्रिया होती है उसके 3 मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका जिक्र आप यहां हम करेंगे और ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं। जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत का यहां मेरा तात्पर्य यह है कि रसारोहण की क्रिया में जीवित कोशिकाओं के द्वारा कोई ऐसा फोर्स लगाया जाता है, कोई फोर्स उत्पन्न होता है जो इस रसारोहण की क्रिया को संपन्न करता है। और इस संदर्भ में गोल्डलेवेस के वैज्ञानिक जिन्होंने अपना मत दिया उन्होंने कहा कि रसारोहण की क्रिया पादपों में रिले पंप के सिद्धांत पर संपादित होती है। रिले पंप सिद्धांत क्या है कि जाइलम मृदुतक कोशिकाएं जो और मज्जाकर्ण, जब हम जल का अनपस काट देखते तो देखते उसमें जाइलम मृदुतक कोशिकाएं और मज्जाकर्ण, इन दोनों, ये चूंकि ये जीवित कोशिकाएं हैं और
पैरेनकाइमेटस। कहीं आप मृदूतक का नाम सुनेंगे तो समझ लेना कि ये जीवित कोशिकाएं हैं, और इसीलिए इसका नाम है जैव बल सिद्धांत। यानी जाइलम, मृदूतक और मज्जा किरणों के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होता है, और इन आवर्ती परिवर्तन के कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा, सर जेसी बोश ने जैव फोर्स थ्योरी का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि इस क्रिया में एक स्पंदन सिद्धांत कार्य करता है। आइए समझने की कोशिश करें ये स्पंदन सिद्धांत क्या होता है। उन्होंने कहा कि बडकुट के भीतरी परत की कोशिकाएं, और भीतरी परत की कोशिकाएं कौन, जो अंतःत्वचा के संपर्क में होती हैं। जरा चित्र में एक देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जैसे एंडोडर्मिस है, इसको हम अंतःत्वचा कहते हैं, और ये कॉर्टेक्स की सेल्स है, ये कॉर्टेक्स सेल, और ये है एपिडर्मिस, जिसको जड़ों के संवर्ग में एपिब्लेमा भी कहते हैं, और ये है मूल रोम एक कोश की, और ये सॉइल पार्टिकल्स, इनसे भूमकणों से जल अवशोषित होके। तो सर जेसी बोश के मतानुसार कि ये जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, ये बल्कुट, इसको अंग्रेजी में कॉर्टेक्स कहते हैं, इसकी वो कोशिकाएं जो एंडोडर्मिस के संपर्क में रहती है, एंडोडर्मिस यानी वो कोशिकाएं जो एंडोडर्मिस के संपर्क में होती है, यानी भीतरी परत की कोशिकाओं में, यानी इन कोशिकाओं में, ये सभी कोशिकाएं, इन कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। इन कोशिकाओं में एक नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है, और इस स्पंदन के कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। यानी ये चारों तरफ से इसे गोलाई में है, तो इसके बाहर जो कॉर्टेक्स है, ये जड़ का चित्र है, तो ये जो कॉर्टेक्स की वो सारी कोशिकाएं जो एंडोडर्मिस के संपर्क में हैं, उन सभी कोशिकाओं में नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है, और इस नियमित लयबद्ध स्पंदन के कारण ही रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। स्टकबर्गर जैव बल सिद्धांत के समर्थक है। इन्होंने कहा कि जीवित कोशिकाएं सीधे रसारोहण की क्रिया में अपनी भूमिका नहीं निभाती है, यानी सीधे इनका रसारोहण की क्रिया से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जीवित कोशिकाएं रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण को उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से पादप की जीवित कोशिकाएं रसारोहण की क्रिया को संपन्न करने में मदद करती हैं। इसीलिए इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह माना कि किसी न किसी प्रकार जो जीवित कोशिकाएं हैं, इसीलिए वो जीवित कोशिकाएं इस रसारोहण की क्रिया को संपन्न करती हैं। इसीलिए इस बल का नाम रखा गया जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी जीवित कोशिकाओं में कोई ऐसी मैकेनिज्म होती है जो रसारोहण की क्रिया को संपन्न कर देती है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आया मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत को समझने के लिए हम ये जाने कि जब मूल लोमों द्वारा जल अवशोषित होता है और अवशोषित होकर के जाइलम वाहिनियों के द्वारा शीर्ष भाग में पहुंचता है, तो शीर्ष भाग में पहुंचने पर पाई जाने वाली जो उसकी मृदुतकी कोशिकाएं हैं, मृदुतकी कोशिकाओं में जब जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो उसके कारण जाइलम वाहिनियों में एक धनात्मक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह प्रयोग कनाडा बाल सब में किया गया है। तो मृदुतकी कोशिकाओं में के खिंचाव के कारण, चूंकि जल वाष्पित होकर बाहर जा रहा है, खिंचाव के कारण उसकी जो जाइलम वाहिनियां हैं, जाइलम वाहिनियों में एक धनात्मक बल उत्पन्न हो जाता है, और जाइलम वाहिनियों में, जल की जाइलम वाहिनियों में होने वाले धनात्मक जो ऊपर दिशी बल, एक धनात्मक बल कार्य करता है, उसे कहते हैं मूल दाब या रूट प्रेशर, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है।
इसके बाद तीसरा आता है भौतिक बल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कि पादपों में रसारोहण की क्रिया न तो मूल दाब के द्वारा ही संपन्न होती है, मूल दाब के द्वारा संपन्न नहीं की जा सकती। उसका रीजन था कि रूट प्रेशर जो पादपों में देखा गया है वो लगभग 4 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, 2 से 4 के बीच में। और इतने वायुमंडलीय दाब के लिए, यानी इतना रूट प्रेशर यदि किसी भी जड़ों में उत्पन्न हो रहा है तो वो 100 या 120 फुट लंबे वृक्षों में पादप के पानी को नहीं पहुंचा सकती। यानी वो जड़ों में उत्पन्न होने वाला दाब इतना कम है कि लंबे पौधों में जिनकी ऊंचाई 100 से 120 फुट होती है वहां तक पानी पहुंचाने में इतनी कम मात्रा में मूल दाब संपन्न नहीं। उसके लिए कम से कम 20 से ऊपर एटमॉस्फेयर का दाब चाहिए जो जड़ों में निर्मित नहीं होता है। अर्थात पूरी तरह से मूल दाब सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, क्योंकि इतने कम मूल दाब के द्वारा पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती है। तो फिर आगे सिद्धांत आया भौतिक बल सिद्धांत। इसके द्वारा इसमें डिक्सन का जॉली सिद्धांत है, जिनका ससंजन बल है, इसको हम पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो इस भौतिक बल सिद्धांत में कहा गया है कि रसारोहण की क्रिया में पादपों की जो जीवित कोशिकाएं हैं वो किसी तरह का फोर्स निर्मित नहीं करती हैं, बल्कि पादपों के अंदर जाइलम वाहिनियों में एक फिजिकल फोर्स का निर्माण होता है और जिसके कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। उसमें एक सिद्धांत है जल का ससंजन बल। और इस सिद्धांत को मुंच हाइपोथीसिस, मुंच एक वैज्ञानिक हुए उनके नाम से जानता है। ये जल का ससंजन बल सिद्धांत क्या है? उन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम वाहिनियों में, जिसमें तन विलयन के रूप में जल पाया जाता है, जल के परस्पर 2 अणुओं के बीच में एक ससंजन बल कार्य करता है और जिस बल के कारण जाइलम वाहिनियों में जल के अणु एक मोती की माला के समान पिरोहित हो जाते हैं और जाइलम वाहिनियों में एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। और जो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा चूषण दाब का निर्माण होता है, उसके तहत यह जल धारा ऊपर की ओर खिंचती चली जाती है। तो इस तरह जल के ससंजन बल के कारण, ससंजन बल आप लोग सभी जानते हो कि समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं, और यही बल जाइलम वाहिनियों में पाए जाने वाले जल के अणुओं के मध्य स्थापित हो जाता है, जिससे जाइलम वाहिनियों में एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है और चूषण दाब फिर उसमें लगता है, जिसके कारण वो वायुवास बनकर उड़ रहा है, जिसके कारण ये जो जल स्तंभ है बराबर ऊपर खिंचता रहता है। इसी तरह दूसरा है जल का असंजन बल। असंजन बल कहते हैं 2 विपरीत अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो इसमें क्या होता कि वह जल के अणु जो जाइलम वाहिनियों के संपर्क में होते हैं, तो जल और जाइलम वाहिनियों के बीच में एक असंजन बल कार्य करता है। जाइलम वाहिनी ये दीवार है, ये जाइलम वाहिनियां हैं और ये जल के अणु हैं। तो जल के अणु क्या होते हैं, ये आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। ये जल के अणु और ये जो जाइलम वाहिनी, इनके बीच में एक असंजन बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण भी किनारे पर एक द्रव स्तंभ का निर्माण हो जाता है और ये द्रव स्तंभ के कारण ही जल का मूल लोमों से ऊपर दिशी पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरण बराबर चालू रहता है। तो इसमें हम ये देख रहे थे कि, और ये जो जल का ससंजन और असंजन बल है, जो मुंच हाइपोथीसिस है, ये भौतिक बल सिद्धांत में और रसारोहण की क्रिया में समान है। इसी के द्वारा ये बताया गया कि पादपों में रसारोहण की क्रिया का
ये सिद्धांत क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो 3 तरह के आपने यहाँ सिद्धांत देखे, जय बल सिद्धांत है, मूल दाब सिद्धांत है, भौतिक बल सिद्धांत है। अब इस मूल दाब सिद्धांत का यदि हम प्रयोग के द्वारा देखना चाहें कि पौधों में किस तरह से मूल दाब की क्रिया संपन्न होती है, तो आइए देखते हैं। रूट प्रेशर और यानी मूल दाब और मूल दाब का प्रयोग के द्वारा मूल दाब को समझाना कि किस तरह होता है। ये हम सभी जानते हैं कि पूर्व में मैं पढ़ चुका हूं कि रसारोहण का जो मार्ग है वो जाइलम, वाहिनियां और वाहिनिकाओं के द्वारा, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जाइलम संवहन ऊतक के द्वारा जल का स्थानांतरण ऊपर दिशी शीर्ष भाग तक होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो जाइलम है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। जाइलम मृदूतक, जाइलम वाहिनियां, जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम दृढ़ोतक। इसमें जो जाइलम मृदूतक है, कौन सा? जाइलम मृदूतक, जीवित कोशिकाएं हैं। और ये हम जानते हैं कि मृदूतक कोशिकाएं जहां भी हैं, जहां भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैं, उनकी दीवार बहुत ही पतली और लचीली होती है। तो जैसे इन दीवारों में जल प्रवेश करता है, जब ये जल इसमें प्रवेश करेगा तो ये तनाव की स्थिति में आ जाती हैं, और तनाव की स्थिति में आने पर ये अपनी यथा स्थिति को जब कायम रखना चाहती हैं, अपनी पूर्व अवस्था को कायम, इनमें एक तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण ये अपनी पूर्ववत अवस्था को प्राप्त करना चाहती हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो द्रव उपस्थित है उसमें एक दाब पड़ता है, और दाब के कारण इसका कुछ जल जाइलम वाहिनियों में स्थानांतरित हो जाता है। तो जाइलम वाहिनियों में पड़ने वाले धनात्मक दाब को ही कहते हैं मूल दाब। यानी ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं, इनकी कोशिका भी अत्यधिक लचीली और मुलायम होती है। जब इनमें जल प्रवेश करता है तो ये कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और तनाव उत्पन्न के कारण ये अपनी जब यथा स्थिति को निर्मित बरकरार रखना चाहती हैं, तो उस तनाव के कारण ये अंदर प्रेशर डालती, जिसके कारण इनका कुछ जल जाइलम वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है। और जाइलम वाहिनियों में इस धनात्मक जल दाब को ही कहते हैं मूल दाब। मूल दाब को प्रयोग द्वारा देखना चाहें तो एक गमले में लगा हुआ पौधा ले लेते हैं, उसके तने को चित्रानुसार काट देते हैं, काट करके एक रबर ट्यूब की सहायता से उसमें एक मैनोमीटर, चूंकि जो मूल दाब का मापन है मैनोमीटर से किया जाता है, और पादपों में जो देखा गया 2 एटमॉस्फेयर 2 ATMP का ही मूल दाब उत्पन्न होता है। और यह मूल दाब खास करके 20 फुट तक ही पानी को ऊपर पहुंचा सकता है, और अत्यधिक जो पौधों में पानी जाता है उसके लिए 12 ATM दाब की आवश्यकता है, जो मूल दाब उत्पन्न नहीं होता है। ये केवल इतना ही पानी पहुंचा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं मूल दाब का प्रदर्शन किया गया है प्रयोग के द्वारा। तो एक गमले में लगा हुआ पौधा है, जिसके तने को यहां से काट देते हैं, और काटने के बाद इसे एक रबर ट्यूब की सहायता से मैनोमीटर में चित्रानुसार फिट कर देते हैं। ये मैनोमीटर में यहाँ पर जल भरा हुआ है, ये रबड़ की ट्यूब है जिसमें पारा भरा हुआ है, और रबड़ ये संकेत, यहाँ रबड़ की ट्यूब है, ये कांच की इधर ट्यूब है, जोड़ने के लिए रबड़ की ट्यूब है, इसमें पारा भरा हुआ और चिन्ह अंकित है। तो प्रयोग करने के पूर्व हम पारे में ये जो मैनोमीटर है उसमें जो संकेत बने हुए, उसमें हम पारे के मान को निश्चित कर लेते हैं, अंकित कर देते हैं कि पारा कितनी ऊंचाई तक इसमें चढ़ा हुआ है। इसके बाद जब ये इसमें मूल दाब की क्रिया संपन्न होती है
एक प्रेशर लगता और पानी ऊपर पहुंचता है मूल दाब के कारण, तो जल जब यहाँ ऊपर पहुंचेगा तो क्या करेगा, पारा ऊपर चढ़ेगा इस दाब के कारण। तो किस समय में पारा कितना चढ़ गया है उसको मैनोमीटर में नोट कर लेते हैं। इस तरह प्रदर्शित हो जाता है कि मूल दाब की क्रिया जड़ों में संपन्न होती है और जिसके तहत जल का स्थानांतरण ऊपर दिशी होता है। और इससे भी पता चल जाता है कि कितना, यानी मूल दाब कितना उत्पन्न हो रहा है। तो नापने के लिए इसमें मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मूल दाब को भी मैंने बताया कि जाइलम वाहिनियों में उत्पन्न होने वाले धनात्मक दाब को ही मूल दाब कहते हैं। और ये मूल दाब केवल पादपों में 2 ATM ही निर्मित होता है, जो अत्यधिक ऊंचे पादपों में रसारोहण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए कम से कम 12 ATM का 12 वायुमंडलीय दाब के बराबर मूल लोमों में दाब उत्पन्न होना चाहिए, जो मूलों में उत्पन्न नहीं होता है।